चलिए, इट्स ओके, ऑडिबल है, चीज़ें हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स एंड वेक्टर, ये फर्स्ट यूनिट आपकी है, ये फर्स्ट यूनिट आपकी आईआईटी मेडिकल बोर्ड फिजिक्स की है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पहले दे चुके थे। अब हम लोग का ये एम है, ये विज़न है कि हम लोग ये मतलब शुरू से लेके अंत तक मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सबको डिटेल में मतलब लाइव स्ट्रीमिंग भी करें और ये ऑफलाइन भी चलता रहे, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या है। मैथमेटिक्स की बेसिक जानकारी, मैथमेटिक्स की बहुत एलिमेंट्री जानकारी जो है वो आपका मैथमेटिकल टूल्स में है, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स में से एज इफ क्वेश्चंस, वही बात रिपीट करनी पड़ रही है, मैथमेटिकल टूल से एज इफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नहीं आते हैं, लेकिन इनकी मदद से आपको फिजिक्स के और कॉन्सेप्ट्स को समझने में और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। उन बच्चों को भी बताना है ना, तो फिर शुरू से बोलना है हर बात। तो अब देखिए, तो मैथमेटिकल टूल्स में बेसिकली आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एलजेब्रा, फिर आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कैलकुलस, ठीक है ना। कुछ ग्राफ्स रॉस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब की बेसिक नॉलेज आप मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। आप देखिए, सबसे पहले बेसिक मैथ्स में, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है, मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स, यही बात मैंने कही, ये फिजिक्स को का सपोर्टिंग टूल है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। अगर आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं समझते हैं, नहीं आपको आती है, तो आप फिजिक्स बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएंगे। बात समझ में आ रही ना। तो मैथमेटिक्स इज अ सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स, यही बात मैंने कही, यही बात मैंने कही, वही मैंने रिटर्न में यहाँ पे आपके सामने भी कर दिया, ठीक है ना। फिर इन दिस चैप्टर वी स्टडी एलिमेंट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इनमें से बाकी चीज़ें तो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एलिमेंट्री नॉलेज आपको अभी मतलब इस सेक्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। अगली बात आप ये देखिए, सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना। ये सब बातें मैं आपसे बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ भी बताना है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है, एंगल से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। एंगल से आप क्या समझते हैं। तो एंगल तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको छोटा करते बनेगा, छोटा करते बनेगा हल्का सा, ये तो नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं जा रहा। अच्छा, इस पे भी आ जाएगा लिखने से। हाँ, सबसे पहले वाला, चलिए इस पे भी लिखने से आ जाएगा। तो चलिए इसी पे करके थोड़ा मोड़ा समझाते हैं आपको। तो देखिए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन लिया, सबसे पहले एंगल। तो एंगल को खूब बढ़िया से जो इसमें लिखा है ऐसा ही आपको नोट के फॉर्म में लिखना है, इसी तरीके से हूबहू नोट के फॉर्म में लिखना है। इससे बढ़िया नोट्स नहीं हो सकता है, एकदम कंसाइज नोट्स है। इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है ना। और जो इसका एलोब्रेशन है, ये जो क्रक्स ऑफ द मैटर यहाँ पे लिखा गया है, वो 2-3 अच्छी किताबों को कंसल्ट करके, जो आपके लिए ज़रूरी है जेई और मेडिकल के लिए, उनका क्रक्स और एसेंस है। तो एसेंस आप तभी बेहतर ढंग से जानेंगे जब आप 2-3 किताबों को बढ़िया ढंग से पढ़ें। तो उसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो हमने पढ़ी है, हम आपको इस एसेंस को डिटेल में समझा दे रहे हैं। लेकिन ये एसेंस आपके दिमाग में 100% होना चाहिए, इसमें एक वर्ड एक लाइन भी आपको नहीं छोड़ना है। ये फॉर्मूला, ये सारी बातें तो एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप सारे सवाल हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर देंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कंसीडर रिवॉल्विंग लाइन ओपी, एक रिवॉल्विंग लाइन ओपी कंसीडर करिए। जैसे ये ओ है, ये पी है, और ये ओपी लाइन रिवॉल्व कर रही है, ऐसा एज्यूम करिए, ठीक है ना, ऐसा एज्यूम करिए। फिर आगे कह रहा है सपोज दैट इट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होता है। तो मान लीजिए रिवॉल्व करते करते ये ऐसे पहुंच गई, अरे ये क्या, कलर ही बदल गया इसका। चलिए, तो अब ये रिवॉल्व करते करते मान लीजिए ऐसे पहुंच गई, ठीक है ना।
तो ये एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, सपोज दैट इट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन OX, the angle is defined as the amount of revolution that the revolving line makes with its initial position। इसका मतलब एकदम क्लियर है, सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि जो एंगल, जो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ये रिवॉल्विंग लाइन बनाएगी अपनी बेस लाइन से, उसी को एंगल कहेंगे। एंगल वैसे आप लोग क्लास 8, 9, 10 से ही जानते हैं, एंगल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको जरा बेहतर ढंग से यहाँ नोट्स में करके आप हूबहू आपको ऐसा ही नोट्स तैयार कर लेना, यही नोट्स ही है आपका, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, एक वर्ड भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, जितना रिवोल्यूशन होगा वही एंगल होगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम फिगर, द एंगल कवर्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन OP इज थीटा बराबर एंगल POX। ये थीटा कितना है, एंगल POX के बराबर। बात समझ में आ रही है, यही बात कहा है, ठीक है ना। फिर अगली बात ये बताया है कि एंगल भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, एंगल भी क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये लाइन अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, बताएंगे ना बेटा। तो अब देखिए वही बात यहाँ भी है, द एंगल इज टेकन पॉजिटिव if it is traced by the revolving line in anti-clockwise direction and it is taken as negative if it is covered in clockwise direction। वही बात, ठीक है ना, वही सिंपल बात है, यहाँ लिखी भी है, मैं समझा भी दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इधर से इधर रिवॉल्व करते हैं तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इधर से इधर रिवॉल्व करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये सिंपल बात है, एकदम हूबहू आपको ये सारी, आज पहला दिन है तो मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, ऐसे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है ना, वीडियोस मिलते जाएंगे पूरे सिलेबस के, और रिटर्न यहाँ पे कंटेंट है, हूबहू इस कंटेंट को तैयार करिए और इसका एक्सप्लेनेशन टीचर्स दे देंगे, ठीक है ना। और प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, वो सारे भी आपकी शीट में है, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट बात देखिए, 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट्स के। 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स। ये 9, 10 में भी बताया जाता है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड्स, ये मैंने कल भी बता दिया था, 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड, ठीक है ना। अगली बात देखिए, अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड ऑल्सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं और एक राइट एंगल बराबर π/2 रेडियन में होता है। ये बात पता ही है आपको, पता है ना, मैंने कल ही बताया था, कल भी बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, एक एक बात मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, और ये सारी बातें आपके पास रिटन है, रिटन नोट्स के फॉर्म में है, और इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। जो 2-3 किताब पढ़ने में आप टाइम वेस्ट करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो टाइम लगाते हैं वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए बेसिक मैथ्स में अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेडियन और डिग्रीज में क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर देखिए, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ द सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यही बात मैंने बताई थी, यही बात बताई थी ना, कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। मैंने कल आपको बताया था कि कोई ऐसी सर्किल है जिसका रेडियस r है, कोई सर्किल है जिसका रेडियस r है। देखिए अगर आप जीरो से भी जानते हैं, जीरो फिजिक्स भी जानते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है ना, और लाइन से इन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो इन वीडियोस के बाद किसी भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी लेवल पे, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगी ना। तो 1 रेडियन को डिफाइन किया गया है कि क्या कहते हैं, कोई सर्किल का वो आर्क जो रेडियस के बराबर हो। मान लीजिए सर्किल है, पेन, मान लीजिए कोई सर्किल है और सर्किल का कोई आर्क है जो रेडियस के बराबर है। एज्यूम कर लीजिए कोई सर्किल है और सर्किल का कोई आर्क रेडियस के बराबर है, ठीक है ना।
अगर मान ली सर्किल का रेडियस r है और इसका कोई आर्क है और इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यही कल भी बताया था, तो वही रिटर्न फॉर्म में आपके आ गया, तो अच्छा रहेगा प्रिपरेशन करने में, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन आप निकाल सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी बातें आएंगी, ये बात आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी आप कोई आंसर निकालेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, तो पता लगा आपने रेडियन में निकाला और ऑप्शन दिया डिग्री में, तो आप क्या करेंगे उस समय, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल बस इतना ही है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। अब अगली बात, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो अगर एंगल को डिग्री से उसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई, ठीक है ना। अगर उल्टा करना है तो ऐसे कर दीजिए, एकदम साफ है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है सबको, एकदम साफ है, एकदम कोई बट नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से इलिस्ट्रेशन दिया है, इलिस्ट्रेशन मतलब उसमें उल्टा है, पाई बाई 180 है, एंगल फ्रॉम, ये देखिए वो उसको प्रिंट करने में गड़बड़ी हो गई, अभी छोड़िए उस बात को। ये देखिए, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बाई पाई, ठीक है ना। तो मान लिए कोई डिग्री अगर रेडियन में दिया है तो 180 बाई पाई से कर दीजिए, तो वो डिग्रीज में आ जाएगा, ठीक है ना। अब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो मान लिए 30 डिग्री को निकालना है, तो 30 डिग्री कितने कितने रेडियन के बराबर है, तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, बोलिए 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये पाई बाई 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, पाई बाई 6 रेडियन, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान बात है, एकदम क्लियर है सबको, एकदम साफ है, कोई बट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट है। जैसे मान लीजिए कि ये तो बेसिक्स आपको बता दिया थोड़ी मोड़ी, अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। अ सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, एक सर्कुलर आर्क है जिसका लेंथ पाई सेंटीमीटर है, तो फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। कोई सर्कुलर आर्क है जिसका लेंथ पाई सेंटीमीटर है, तो एंगल निकालिए जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, रेडियन में भी और डिग्री में। हाँ, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो देखिए तो ये सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई, इसका लेंथ जो है पाई सेंटीमीटर है, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। तो ठीक है, एंगल कितना होगा, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ये एंगल हो गया, ठीक है ना। आर्क पाई है, पाई बाई 6, ठीक। अब ये एंगल किस में आएगा, डिग्री में आएगा कि रेडियन में आएगा, और फिर डिग्रीज में आप कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना, हाँ तो बहुत ठीक है, आगे बढ़िए फिर। ये देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो पुराना क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसको फिर आप कन्वर्ट कर देंगे उसके अंदर। अब नेक्स्ट चीज देखिए आप कि इलस्ट्रेशन 2, व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल मेक्स। जब एक क्लॉक 4 o'clock दिखाती है तो कितना एंगल उसका आवर और मिनट हैंड बनाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें। तो जैसे मान लीजिए कोई क्लॉक है, ये क्लॉक है, ऐसे क्लॉक है, क्लॉक आप देख रहे हैं, ठीक। हाँ, तो
देख लीजिए, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 6 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 3 है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 9 है। और यहाँ पे इक्वल 3 डिवीजन कर दिए, 1 2, अच्छा ये लंबा हो गया, ये कहाँ से जाएगा, ये कैसे मिटेगा, ये इरेजर ने इससे भी मिट जाता है ये। चलिए इस पूरे को ऐसे कर दें, हाँ चलिए ऐसे कर दिया। फिर से देखिए, ये पेन सेलेक्ट करना है फिर। चलिए देखिए फिर से इसको देखिए, अभी देखिए 5-6 दिन 7 दिन थोड़ा सा सिस्टम से एडजस्ट करने में सबको लगेगा, उसके बाद बहुत तेज़ी से जाएगा। तब तक कुछ कोर्स होता भी रहेगा, फिर बाद में बहुत तेज़ी से जाएगा। तो देखिए ये आपका है 12, ये आपका है 6, ठीक है ना, और ये आपका है 3, और ये आपका है 9। तो 12 1 2 ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, 1 2, अब यहाँ 3 4 5, ठीक। और जब ये 4 बजेगा, तो जब ये 4 बजेगा तो आवर एंड यहाँ पे रहेगा, बात समझ में आ रही है, और मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा। ये बात तो क्लियर है, ये तो सबको क्लियर है। जब ये 4 बजेगा तो आवर एंड यहाँ रहेगा, मिनट हैंड यहाँ रहेगा। तो इनके बीच का एंगल ही पूछ रहा है, तो बताइए कौन कर लेगा इसको, इस क्वेश्चन को कौन कर लेगा, हैं? हाँ कैसे सही है जरा बताइए, कैसे सही है बताइए। 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री कैसे बनेगा, आप कैसे कह सकते हैं? हाँ चलिए ये बात सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे करके कर लेंगे, ठीक है ना, सही बोल रहा है वो। और ये तो सिंपल सिंपल बात सबको आती होगी, बहुत लोगों ने बोला नहीं होगा, लेकिन इतना सिंपल तो हम एकदम डैम श्योर है सबको आती होगी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल 90 है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हर पार्ट के बीच हर पार्ट में एंगल कितना होगा 30 डिग्री। यानी जब भी 12 से 1 जाएगा तो 30 डिग्री होगा, 1 से 2 जाएगा तो 30 डिग्री होगा, 2 से 3 जाएगा तो 30 डिग्री होगा, 3 से 4 जाएगा तो 30 डिग्री होगा। तो आप देखिए कितना जा रहा है, 1 2 3 4, तो 30 इंटू 4 यानी 120 डिग्री, ठीक है ना। तो 120 डिग्री आपका सही है, और 120 डिग्री को अगर रेडियन में निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, तो 120 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 120, तो ये आपका कट जाएगा, 6 2 या 12, 6 3 या 18, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, एकदम साफ है बेटा, कोई बट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात देखिए नेक्स्ट बात देखिए, ये कहाँ पहुंच गए, अच्छा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज, तो इसमें इसमें ये भी सब आपको पता ही है, कुछ भी नया नहीं बताना है। और ऐसा ही हूबहू आपका जो ये है, ये आपका फाइनल नोट्स है, ये फाइनल नोट्स है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अभी इस सब में तो अगर मैं एक्सप्लेन नहीं भी करता तो भी ज़्यादातर लोग ये बात समझ जाते, लेकिन आगे के चैप्टर्स में इतना कंसाइज करके आएगा ना, जो आगे के नोट्स आएंगे इतने कंसाइज करके, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो वो उसको उस पर जब हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे तो नोट्स, वो फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से क्या हुआ, ये आपके सिस्टम में आ जाएगा। और सारे सवाल उससे लगेंगे, 2-4 नहीं, ये मत सोचिए कुछ लगेंगे। अगर ये इतनी बात तैयार है तो 100% क्वेश्चन आपके लग जाएंगे।
और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिना क्वेश्चन लगाए नहीं लगते हैं, बेसिक से ही होता है, थोड़ी मोड़ी एडिशनल बेसिक होता है 1%, लेकिन वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम लगाने से ही लगते हैं। जब आप प्रॉब्लम लगाएंगे तो वो चीज़ें और होती जाएंगी। बस समझ में आ रही ना? तो अभी धीरे धीरे चलिए आप लोग। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज, ये बताने जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। गौर से देखिए कि लेट टू फिक्स लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। मान लिए दो लाइंस हैं, मान लिए दो लाइंस हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन पर, राइट एंगल पर, ठीक है ना। पॉइंट ओ को ओरिजिन कहते हैं, ये सारी बात आप पहले से जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? पॉइंट ओ को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है ना। एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, ये बात जानते हैं ना, जानते कि नहीं जानते हैं? अब नेक्स्ट बात देखिए, इसमें इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर कह रहा है कंसीडर दैट द रिवॉल्विंग लाइन ओपी हैज ट्रेस्ड आउट एंगल थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एज्यूम करिए कि कोई लाइन ओपी है, कोई लाइन ओपी है जो कि थीटा एंगल ट्रेस की है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एज्यूम कर लिए। कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम पी ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम ऑन ओ एक्स, फ्रॉम पी ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम ऑन ओ एक्स, हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। जो कह रहा है वही हूबहू कर दे रहे हैं। कहाँ है? ऑन ओ एक्स, देन साइड ओपी इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इस हर व्यक्ति जानता है। एकदम फ्री स्टाइल को सिस्टम से पढ़ाने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन शुरू में 2-4 दिन आएगा, फिर हम अपने ओरिजिनलिटी पे आ जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो अभी आप इससे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए धीरे धीरे चलिए मेरे साथ, है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा था कि दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज करेंगे। साइड एमपी इन फ्रंट ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड एमपी। बात समझ में आ रही है? एंड द साइड ओ एम मेकिंग एंगल जीरो विद एक्स हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एडिसेंट साइड और बेस, और इस साइड को बेस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सब बात आप लोग पहले जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? बोलिए। The three sides of a right angle triangle are connected to each other through 6 different ratios called trigonometric ratios or simply T ratios। और सारे T ratios आप लोग जानते हैं, सारे T ratios आपको पता है। साइन थीटा बराबर, जैसे इस तरीके से आपका फिगर आएगा, वो फिगर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, इसमें साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? PM बाई OP, ठीक है ना। कॉस थीटा कितना होगा? बोलिए। OM बाई OP, ठीक। अब टेन थीटा कितना होगा? PM बाई OM, ठीक है ना। ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा क्या होगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा। और टेन और कॉट थीटा क्या होगा? टेन का उल्टा हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात पहले से ही क्लियर है, एकदम साफ है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट देखिए, वही बात देखिए यहाँ दिया है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। कॉस थीटा ये, कॉट थीटा ये, कॉसेक थीटा ये, यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। अब एक बात और भी इसको इजीली प्रूफ किया जा सकता है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। भाई अब साफ दिख ही रहा है, इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ भी नहीं करना है। कॉसेक थीटा ऐसे डिफाइंड है और साइन थीटा ऐसे डिफाइंड है, तो आसानी से ये बता सकते हैं कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, क्लियर है एकदम बेटा, एकदम साफ है। अब नेक्स्ट चीज देखिए,
एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है, गिवन साइन थीटा बराबर दिस, फाइंड ऑल द अदर टी रेशियोज इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे टी रेशियोज बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? नहीं, ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं, ये आपको पहले से बता दिए थे, वो बात दूसरी है, लेकिन अभी इस सीरीज में नहीं बताए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा इज बिटवीन 0 to 90। अभी तक की जानकारी के आधार पर बताइए, बिटवीन 0 to 90, दैट इज थीटा। नाउ सी हियर, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल द अदर टी रेशियोज इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है ना? तो सारे टी रेशियोज आप निकाल सकते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो मतलब एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल थीटा है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से 4 हो जाएगी ना बेटा? अब देखिए, अगर अदर टी रेशियोज बनाना है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 3/4। और साइन थीटा इतना है तो कॉसेक थीटा, साइन थीटा इतना है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? 5/4। सेक थीटा कितना हो जाएगा? बोलिए। नहीं, 5/4 नहीं, 5/3, ये हो जाएगा 5/3। बात समझ में आ रही है? और सेक थीटा आपका कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा 5/4। ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन चूंकि हमको शुरुआत से पढ़ाना है और कोई भी पार्ट में मिस नहीं करना चाहता हूं, इसलिए 2-3 दिन ऐसे चलेगा, ठीक है ना? 2-3 दिन ऐसे चलेगा। आपको हल्का फुल्का फिजिक्स की फील आएगी जब आप पहुंचेंगे डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस के प्रॉब्लम्स लगाएंगे, तब कुछ मजा आएगा। वेक्टर्स के प्रॉब्लम में कुछ मजा आएगा, ठीक है ना? और काइनेमेटिक्स से बहुत मजा आएगा। जो लाइन से सीरीज है आईआईटी मेडिकल का सिलेबस, वो लाइन से चलेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट होगा, उसमें डायमेंशन एनालिसिस, नहीं वेक्टर्स अगर आप लोग कहेंगे तो पढ़ा चुके हैं एक बार, फिर से वेक्टर पढ़ा देंगे। वेक्टर एक बार फिर से कर देंगे, लाइन से चल रहे हैं ना। इसके बाद वेक्टर्स, और उसके बाद क्या कहते हैं, जो लाइन से सिलेबस है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो देखते आइए फिर। तो ये कॉस थीटा क्या है? 4/5। और टेन थीटा क्या है? 3/4। सॉरी, कॉसेक थीटा 5/3। सेक थीटा कितना हो जाएगा? कॉस का उल्टा 5/4। टेन थीटा 3/4 है तो कॉट थीटा 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है बेटा? सबको एकदम साफ है? तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। बड़ा काम हो गया ना? खतरनाक था, बहुत टफ था ना? ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोग का, ठीक है ना? तो अब आप देखिए, द टी रेशियोज ऑफ अ फ्यू स्टैंडर्ड एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। तो टी रेशियोज क्या है? अगर एंगल 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। सॉरी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये सारी बातें आपको पता ही हैं, सारी बात आप जानते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नया है। एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, स्लाइड्स भी आपके पास है, पहले भी समझा चुका हूँ। यहाँ सारी चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट देखिए 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल, ठीक है ना? 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक? तो इसमें से किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है और किस में निगेटिव है, और कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन सा किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है, इसको अगर आपको याद करना है तो ASTC रूल है, ठीक है ना? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको याद कर लीजिए। ASTC मीन्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐसे भी कर लीजिए कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ASTC रूल को ऐसे कर लीजिए,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और दूसरा ऐड शुगर टू कॉफी। इनमें से कुछ भी आप अगर याद कर लेंगे तो आप पता कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है। देखो बेटा, एकदम स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस बात का महत्व समझ जाइए। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी कंडीशन में जा रहे हैं और कुछ बच्चे थोड़ा कंपेरेटिवली उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई ज़ीरो जानता है इस क्लास में, मुझे पता है ज़ीरो से ज़्यादा सब जानते हैं, लेकिन अगर ज़ीरो भी जानते हैं और लाइन से वीडियोस देखते हैं और लाइन से वो बातें सुनते हैं, तो एक भी सवाल में एक भी कंसेप्ट ऐसा इस्तेमाल, एक भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 99% क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा, 90%, ऐसा नहीं कर रहा, 100% क्वेश्चंस में इसके अलावा अगर कुछ भी अप्लाई होगा जो लाइन से बताया जा रहा है तो मैं यहीं पे हूँ, है ना। तो इस, हाँ ठीक है, इसको लाइन से देखते जाइए, इसको क्या करिए, लाइन से देखते जाइए। तो अब देखिए, अब जैसे आपने कोई भी एक याद कर लिया, गौर से देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहां ऐड हो गया, यहां शुगर हो गया, यहां टू हो गया, यहां कॉफी हो गया, ठीक है बेटा, ऐसा हो गया। अब देखिए, ऐड का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉसेक हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो, सब पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आ रही है। और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर यानी सिर्फ साइन, फर्स्ट लेटर लीजिए, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बेटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10, TO2 का सिर्फ टी लीजिए तो सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही ना बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए अपने दिमाग में, कुछ भी इफ बट नहीं, ठीक है ना, कुछ भी इफ बट नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, वही यहां लिखा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड ओनली साइन कोसेक आर पॉजिटिव, ठीक है ना, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन क्वार्टर पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। साफ साफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर एकदम, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा, एकदम क्लियर हो गया इस एसेट रूल से, एकदम साफ है, साफ है बेटा, बोलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ट्वाइस n पाई प्लस थीटा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 विल बी रिमेन सेम। तो ट्वाइस n थीटा का मतलब क्या है बेटा, जहां n बराबर 0 1 2 3 4, तो ट्वाइस n थीटा का मतलब क्या है, अगर n बराबर 0 होगा तो ट्वाइस पाई तो 0 हो जाएगा, ट्वाइस n पाई 0 हो जाएगा। अगर n बराबर 1 है तो ट्वाइस n पाई ट्वाइस पाई हो जाएगा। तो अगर 0 भी है तो भी वही एंगल हुआ, अगर 0 भी है तो भी वही एंगल हुआ, और अगर n बराबर 1 पुट करेंगे तो ट्वाइस पाई प्लस थीटा, तो ट्वाइस पाई का क्या मतलब क्या हुआ, कि ऐसे मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है मान लीजिए थीटा, अब इस एंगल से अगर हम ट्वाइस पाई रोटेट करा दें तो रोटेट करके फिर वहीं पहुंच जाएगा, तो सेम एंगल होगा ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ट्वाइस n पाई प्लस थीटा वेयर n इज इक्वल टू दिस विल बी रिमेन सेम, क्योंकि ट्वाइस n पाई में एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, और एक कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री। अगर मान लीजिए कि 2 रोटेशन हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे साइन ट्वाइस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ट्वाइस n पाई प्लस थीटा वेयर n बराबर दिस विल बी रिमेन सेम। तो अगर जैसे ट्वाइस n पाई n बराबर 0 1 2 3, तो n बराबर 0 मानेंगे तो वही एंगल हुआ, वही एंगल हुआ, और n बराबर 1 मानेंगे तो एक चक्कर घूम के वही एंगल हुआ, फिर वहीं पहुंच जाएगा। n बराबर 2 मानेंगे तो 2 चक्कर घूम के वहीं पहुंच जाएगा, फिर वही एंगल हुआ। बात समझ में आई। तो साइन ट्वाइस n पाई प्लस थी मतलब कोई भी फंक्शन, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, अगर ट्वाइस n पाई प्लस थीटा है तो उसकी वैल्यू, अगर साइन ट्वाइस n पाई प्लस थीटा है तो उसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगी,
cos ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा तो वैल्यू cos थीटा के बराबर होगी, और tan ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा तो उसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर होगी। तो क्वाइट ऑब्वियस ये बात भी क्लियर हो गई। क्लियर है ना? बोलिए, ये बात एकदम दिमाग में स्पष्ट है ना? 0.1% भी कंफ्यूजन बना के शुरू से ही नहीं चलना है, कम से कम शुरुआत के 2-3 चैप्टर। भले थोड़े से आपको लगे कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो जा रहा है आसान आसान बातों करना, लेकिन शुरुआत से हम चल रहे हैं, ठीक है ना? बस कड़ी से कड़ी मिलाते चलिए। अच्छा, अगला देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल n पाई बाई 2 प्लस थीटा विल रिमेन सेम इफ n इज इवन। n पाई बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल n पाई बाई 2 प्लस थीटा विल रिमेन सेम इफ n इज इवन। n इज इवन का मतलब क्या होता है? n इज इवन का मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ये सब। तो अगर n इवन है तो साइन, तो अगर n2 है तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये? अगर will remain same if n is even and sign of trigonometric function will be according to value of that function in quadrant। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए जैसे साइन पाई माइनस थीटा है, जैसे साइन पाई माइनस थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ बेटा? किस क्वाड्रेंट में होगा? एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। जो थीटा है वो हमेशा, जो थीटा दिया रहता है पाई माइनस थीटा या ये, तो थीटा की जो भी वैल्यू होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच होती है। तो अब आप हमको बताइए, अगर साइन पाई माइनस थीटा हम कह रहे हैं, तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पाई तो पूरा हो गया, पाई तो पूरा हो गया, और थीटा 0 से 90 के बीच है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में लाई करेगा। सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो वही कह रहा है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रही है? लेकिन अगर कॉस पाई माइनस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। ये बात समझ में आ रही है? अरे सब जानी हुई बातें हैं, लेकिन एक बार कर लिया जाए। तो इसमें कॉस निगेटिव माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां टेन भी निगेटिव है, माइनस टेन थीटा, ठीक है ना? अब साइन पाई प्लस थीटा होगा, तो साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए, अगर साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अब आप सीधी सी बात देखिए, इस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन पाई प्लस थीटा, तो क्या वो पॉजिटिव होगा? साइन नेगेटिव होगा ना। अगर टेन पाई प्लस थीटा होगा तो वो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? तो अब वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन पाई प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन एक बार जल्दी देख लीजिए। अब देखिए, साइन 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? साइन 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? 2 पाई तो पूरा हो गया, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कौन सा पॉजिटिव इसमें होगा? सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। तो वही देखिए, ये लिखा है साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और टेन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। क्लियर हो गया ना? कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम साफ है। इतना कठिन कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना लंबा छोड़ा, एकदम सिंपल सिंपल जरूरत पड़ेगी आपको, है ना? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल n पाई बाई 2 प्लस थीटा विल बी चेंज इनटू कोफंक्शन। कोफंक्शन जैसे साइन का कोफंक्शन होता है कॉस, कॉस का कोफंक्शन होता है साइन, टेन का कॉट, तो कोफंक्शन समझ गए आप? एक एक लाइन, एक एक वर्ड को आप समझिए, और एकदम आपका हैंड रिटन नोट्स है, इतना नोट्स तैयार करिए, और फिर उसके बाद हम लोग सवालों पे आएंगे, तो आप देखिएगा इसके अलावा कहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और जो बहुत टिपिकल सवाल होते हैं वो थ्योरी, उसके लिए थ्योरी तो अपरिहार्य होती ही है, थ्योरी तो आनी चाहिए, लेकिन वैसे सवाल जो बहुत अच्छे एडवांस लेवल के होते हैं, बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के नहीं होते हैं, कि केवल आप
फॉर्मूला जान जाइए, कॉन्सेप्ट जान जाइए तो आपका लग जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए रहेंगे तब बहुत अच्छे सवाल को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैं आपको बता रहा हूं trigonometric function of an angle, this will be changed to co-function if n is odd, and sign of trigonometric function will be according to the value of that function in quadrant. तो अगर इस फॉर्म में कोई एंगल है तो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, और उसमें साइन का ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मेरी बात समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म का है तो को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस में चला जाएगा, कॉस है तो साइन में चला जाएगा, टेन है तो कॉट में चला जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो वो इस प्रकार से होगा जैसे आपको दिखाया गया, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अपने उसका साइन का कोफंक्शन क्या होगा, कॉस। तो साइन पाई बाई 2 थीटा कॉस थीटा, और प्लस साइन के साथ है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, प्लस साइन के साथ है क्योंकि साइन, हाँ ठीक है ना, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। लेकिन कॉस पाई बाई 2 थीटा हो, लेकिन कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। ये सब बात आप जानते हैं लेकिन एक बार देख लीजिए। अब टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, और सेकंड में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अपने को फंक्शन में चेंज हो गया, को फंक्शन यानी कॉट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सबको समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है, कोई बट कहीं से नहीं है? तो अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, अगली पार्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। इस तरीके से ज़्यादा लोड पड़ रहा है और ज़्यादा थकान आ रही है, लेकिन अभी 2-3-4 दिन चलिए, 2-3-4 दिन में मैं अपने नेचुरल अंदाज में आ जाऊंगा जैसे पहले पढ़ा रहा था। ये भी ठीक, यहाँ से भी बच्चे समझेंगे, वहाँ से भी समझेंगे। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल माइनस थीटा, निगेटिव एंगल। तो अब जैसे साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा बताइए, साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आप देखिए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये बात क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई बेटा, एकदम साफ है। किसी भी निगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, उसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। और बस इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर कॉस है तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। बात क्लियर है बेटा, साफ है, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये कुछ और आपके ये सब बात एक्सप्लेन की जा चुकी है, लेकिन एक टेबल बना के इसको फिर से दे दिया है। ये सारी बातें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, लेकिन एक टेबल बना के फिर से दे दिया है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अपने को फंक्शन में चेंज करेगा, और साइन के साथ तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा ये भी अपने सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अपने को फंक्शन में चेंज करेगा, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ रही भाई, क्लियर है एकदम, बोलो बेटा, एकदम 100% जाना चाहिए, हाँ 100% जाना चाहिए, भले पहले से आता है। अब 1090 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सीन होता है कि 10 निगेटिव होता है, और अपने को फंक्शन में भी चेंज करेगा, हमने पहले देख ही लिया, इस फॉर्म में फंक्शन है तो को फंक्शन में चेंज करेगा। तो 1090 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, क्लियर है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है,
ठीक है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा वाले फॉर्म के जो फंक्शन होते हैं वो उसी में आ जाते हैं, बस साइन का ध्यान देना होता है। तो ये आएगा साइन में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कॉस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा। ठीक। इस फॉर्म के जो होते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये को फंक्शन में चेंज कर जाते हैं, और इस फॉर्म के जो होते हैं उसी रूप में आ जाते हैं। ये बात पहले बताई जा चुकी है। बस ध्यान इस बात का देना है कि उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ आपको पुट कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बेल देखिए, ये आपको बता ही चुके हैं, जो बातें बता चुके हैं वो टेबल के फॉर्म में यहाँ हमने दिखा दिया। जैसे साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। ठीक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ पे साइन वाला ये भी देख लीजिए, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है तो माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बोलिए, फोर्थ में है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया। टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से करके सारा है, वही जो बातें हैं उनको फिर एक टेबल के रूप में आ गया, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले जो आप लोग 9 10 से पढ़ रहे हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। टेन ए प्लस बी ये, साइन 2a ये, टेन 2a ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, किसी में इब्बट नहीं है, बताइए। अगर किसी फॉर्मूले में किसी को इब्बट हो तो हमको बताए शुरुआत में ही। क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट शीट देखिए, नेक्स्ट शीट देखिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है या बराबर होता है, हाँ वही यहाँ का है, छोटा होता है या बराबर होता है। परपेंडिकुलर जो होगा, जैसे मान लिए बेस टेंडिंग टू जीरो है तो बराबर हो जाएगा। लिमिटिंग केस की मैं बात बोल रहा हूँ, लिमिटिंग केस की बात बता रहा हूँ। बेस टेंडिंग टू जीरो है तो बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा का रेंज क्या हो सकता है, -1 to +1। मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। आप केवल अंतिम रिजल्ट देख लीजिए, कहीं किसी सवाल को सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ सकती है। कॉस थीटा का रेंज क्या हो सकता है, -1 to +1। -1 से छोटा कॉस थीटा नहीं हो सकता है, और +1 से बड़ा कॉस थीटा नहीं हो सकता है। बस मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की कब क्या होगी, 1। जब कॉस 0 होगा तो 1 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। मान लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी और क्वाड्रेंट में, तो माइनस भी हो सकती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू इस रेंज में फ्लक्चुएट कर सकती है। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये टेन थीटा होता है। और टेन थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ हो सकती है। ठीक है ना, ठीक। और ये एक छोटी सी और आइडेंटिटी है, इसको मैथमेटिकल आइडेंटिटी, इसको भी याद कर लीजिए, कहीं सवालों में ज़रूरत पड़ सकती है। जितना बताया जा रहा है वो उतनी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, अटमस्ट लिमिट में बताया जा रहा है। सारी आइडेंटिटीज जो ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी रूप में, वो सब आपको बता दी गई। ठीक है ना। तो ये भी एक आइडेंटिटी याद कर लीजिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इस रेंज में होगा। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप में कोई फंक्शन है तो उसके मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, √a² + b², और मिनिमम वो होगी और मैक्सिमम ये होगी, इसके बीच होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये सब भी आप लोग क्लास 9 10 में पढ़े हैं, पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, बताइए, क्लियर है ना। और वो एकदम यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक।
तो इस स्लाइड्स का देने का मकसद ये है कि एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स भी आपको चीज़ें आ जाएं, ठीक है ना। डिक्टेट करके भी ऐसे होती, डिक्टेट करके शायद इससे भी बेहतर होता, लेकिन ये लिखा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम सेविंग रहेगा, थोड़ा सा टाइम सेविंग रहेगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट बात देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, खूब बढ़िया समझ जाइए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ साइन 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, cos 1 डिग्री। साफ साफ दिख रहा है, साइन 1 डिग्री इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल से मतलब है लेस देन 5 डिग्री। थीटा इज वेरी स्मॉल से मतलब है 0 से 5 डिग्री के बीच। तो ये सारे के सारे वैल्यूज कितने हैं, 0 से 5 डिग्री के बीच, है कि नहीं है। तो अगर समझ में आ रहा है बेटा तुमको, एकदम क्लियर बताओ। हाँ, मैंने साफ साफ शुरू में बोला है कि 0 से भी अगर स्टार्ट करना चाहो तो आज के दिन से कर सकते हो। शुरुआत 3-4 दिन धीरे धीरे चलेंगे और उसके बाद एकदम नेचुरल स्पेस पे आ जाएंगे, तेजी से पढ़ाएंगे, है ना। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए साइन 1 डिग्री यानी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री, और cos 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 हो जाएगा, 1 डिग्री नहीं होगा। बात क्लियर है। तो यहां तक की बात एकदम साफ। तो देख लीजिए आपके इस मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए और सारे बेसिक्स भी डिस्कस हो गए, और वो सारी चीज रिटन फॉर्म में आपके पास है भी, रिटन फॉर्म में है भी, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लोज कर रहा हूं। नहीं, वो डिग्री में ही होना चाहिए। जैसे थीटा इज वेरी स्मॉल से मतलब ये है हमारा, थीटा इज वेरी स्मॉल से मतलब ये है कि थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। देखिए एक मिनट, एक मिनट दिखाइए, फाइंड, एक मिनट शांत रहिए। देखिए फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड cos 1 डिग्री, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। तो साइन 1 डिग्री आपका हो गया, हाँ तो ये रेडियन में कन्वर्ट किया है ना। हाँ, नहीं जैसे साइन 1 डिग्री 1 डिग्री के बराबर है, अब आप 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही आएगा। उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो वो कंपल्सन नहीं ना है हमारे पास, हमको साइन 1 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो हम चाहे डिग्री में बताएं चाहे रेडियन में बताएं, वो हमने बता दिया है डिग्री में। और इसमें अगर रेडियन में भी कर दिया तो आप वो भी कर सकती हैं, ठीक है ना। क्लियर है, एकदम साफ है। तो चलिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हो गई। ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई, ये टाइम क्या दिखा रही घड़ी, अरे पहले उसको सही करिए, सबका टाइम खराब कर देगा। चलिए ठीक है, वीडियो पॉज करिए। वीडियो कैसे